नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हमारा जो व्याकरण शिक्षण है वो सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियां या सीटेट की शिक्षण विधियां, किसी की भी शिक्षण विधियां आप ले लीजिए, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारा व्याकरण शिक्षण आज मतलब खत्म हो चुका था और आज हम लोग शुरू करेंगे गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण एक मतलब एक तरह से ये कहिए कि इसकी नींव है। और व्याकरण शिक्षण तो हमने बहुत अच्छी तरह से उसकी सारी शिक्षण विधियां सब कंप्लीट कर ली है। तो सेकंड नंबर है और सेकंड नंबर पर है हमारा गद्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? गद्य शिक्षण। ठीक है साथियों, तो गद्य शिक्षण में सबसे पहले गद्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है गद्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। गद्य शब्द जो है गद यानी कि गद, इस तरह से गद धातु में य यानी कि यत प्रत्यय के जुड़ने से बना है। अगर गद धातु में य प्रत्यय जोड़ेंगे तो गद्य बनेगा। अगर संस्कृत में बात करें तो यत, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट कहना, यानी कि गद्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? स्पष्ट कहना। अर्थात पद्य या कविता में तो भाव को स्पष्ट नहीं कहकर लक्षणा या व्यंजना के द्वारा प्रकट किया जाता है, जबकि गद्य में भाव को स्पष्ट एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गद्य के अंदर जो है कोई भी पढ़ा हमने, उसके भाव को स्पष्ट रूप से हम लोग जो है कह देते हैं। लेकिन अगर पद्य की बात करें तो वहां पर पद्य में हमें जो है क्या करना पड़ता है? लक्षणा या व्यंजना को समझना पड़ता है और उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो गद्य का शाब्दिक अर्थ है वो है स्पष्ट कहना। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामान्यतः मानव अभिव्यक्ति की मौखिक प्रक्रिया ही को ही क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। मूल रूप से मेन बात यह है कि मानव अभिव्यक्ति की जो मौखिक प्रक्रिया है, मनुष्य के द्वारा जो भी अभिव्यक्त किया जाता है या कोई भी बात अभिव्यक्त की जाती है, उसकी जो भी मौखिक प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही माय डियर स्टूडेंट, उसे ही गद्य कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करेंगे गद्य की परिभाषा। अब गद्य की परिभाषा क्या है क्या नहीं है वो भी जान लीजिए। यहाँ पर देखो, गद्य की परिभाषा आपको दिख रहा होगा। हाँ, गद्य की परिभाषा क्या है? आचार्य दंडी के ने स्वरचित काव्य आदर्श ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य दंडी ने लिखा था। और इसकी परिभाषा क्या दी है कि गद्य की जो परिभाषा है वो आचार्य दंडी ने स्वरचित काव्य आदर्श रचना में गद्य की परिभाषा देते हुए लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? सबसे मुख्य बात है साथियों ये, अपादः पद संतनो गद्यम, अर्थात कह सकते हैं कि पदबंध रहित जो वाक्य विन्यास है उसको ही गद्य कहा जाता है। ये जो परिभाषा दी है ये आचार्य दंडी के द्वारा काव्य आदर्श में दी है। ठीक है, अगर ये इस तरह से आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि गद्य की परिभाषा है, लिखा हुआ पीछे गद्य। अगर ये पूछा जाए कि किसने परिभाषा दी है गद्य के रूप में, तो ये आचार्य दंडी ने दी है। किसमें दी है? काव्य आदर्श में दी है। तो याद रखना, अपादः पद संतानो गद्यम। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि पदबंध रहित वाक्य विन्यास को ही क्या कहा गया है? गद्य कहा गया है। याद हो जाएगा। दूसरी परिभाषा इनके द्वारा ही दी गई है। ओजः समास भूये स्तवति में एत गद्य से जीवितम। भोजः समास भूये भूयः, फिर लिखा हुआ है त्वम एतत् गद्य से जीवितम। इसका मीनिंग होता है समास की अधिकता से ओजपूर्ण शैली में रचित रचना ही गद्य कहलाती है। याद रखना, अगर इस तरह से आ जाए तो भी हमें गद्य की परिभाषा ही मानना है। ओज समास भूये तवम एतत् गद्य से जीवितम, अर्थात समास की अधिकतम यानी कि समास की अधिकता से ओजपूर्ण शैली में रचित रचना क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। तो गद्य की परिभाषा, ये दो परिभाषाएं आपको ढंग से याद रखनी है। आचार्य दंडी के द्वारा काव्य आदर्श में ये परिभाषा दिए, अपादः पद संतानो गद्यम, पद बंध रहित वाक्य विन्यास को ही गद्य कहा जाता है। और ओजः समास भूये तवम एतत् गद्य से जीवितम,
समास की अधिकता से ओजपूर्ण शैली में रचित रचना ही गद्य कहलाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्य कविनाम निक्षम वदंती, क्या कहा फिर उन्होंने, अगली बात उन्होंने कही है, गद्य कविनाम निक्षम वदंती, गद्य कविनाम निक्षम वदंती। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक भाषा का साहित्य पहले पद्यात्मक रूप में लिखा प्राप्त होता है तथा उसके बाद ही गद्य काव्य का विकास होता है। गद्य कविनाम निक्षम वदंती, प्रत्येक भाषा का जो साहित्य है पहले पद्यात्मक रूप में लिखा प्राप्त होता है तथा उसके बाद ही गद्य काव्य का विकास होता है, और गद्य लेखन अत्यधिक कठिन एवं विरल काव्य माना जाता है। इसलिए 8वीं शताब्दी में आकर आचार्य वामन को लिखना पड़ा कि गद्य कविनाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की कसौटी यानी कि कड़ी परीक्षा माना गया है। गद्य कविनाम निक्षम वदंती, जो गद्य लिखना है वो कवियों के लिए बहुत ही कठिन माना गया है, ऐसा जो हमारे आचार्य जो रहे हैं वामन, उनके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले बात ये करी गई है इसमें कि सबसे पहले किसी को भी अगर लिखा यानी कि किसी भी भाषा का साहित्य लिखा गया वो पद्य में लिखा गया, पद्य रूप में लिखा हुआ मिलता है तथा उसके बाद गद्य काव्य का विकास होता है। गद्य लेखन अत्यधिक कठिन और विरल काव्य माना जाता है, इसलिए 8वीं शताब्दी में आकर के आचार्य वामन को लिखना पड़ा कि गद्य कविनाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों के लिए कसौटी है अर्थात कड़ी परीक्षा माना गया है, ऐसा आचार्य वामन गद्य के लिए लिखते हैं। तो ये भी याद रखना, गद्य कविनाम निक्षम वदंती, गद्य के लिए ये बात किसने कही है, या गद्य लिखना कवियों के लिए कड़ी परीक्षा है, गद्य लिखना कवियों की कसौटी है, या गद्य लिखना कवियों की कसौटी कही जाती है, या कसौटी माना गया है, ये किसने कहा, आचार्य वामन ने कहा है। किसके लिए कहा है, गद्य के लिए कहा है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो आगे है, अभी गद्य के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर गद्य काव्य के भेद, संस्कृत गद्य साहित्य। सबसे पहले इन्होंने लिखा है गद्य काव्य के भेद, गद्य काव्य के भेद, गद्य काव्य के भेद, गद्य काव्य के भेद। और इन्होंने सबसे पहले संस्कृत गद्य साहित्य, संस्कृत गद्य साहित्य में बात हम लोग करेंगे। संस्कृत साहित्य में अब तक लिखे गए गद्य साहित्य को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। गद्य काव्य के अगर भेद में हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में जो गद्य काव्य है उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है वैदिक गद्य साहित्य और दूसरा है लौकिक गद्य साहित्य। एक है वैदिक गद्य साहित्य और दूसरा लौकिक गद्य साहित्य। अब इसमें सबसे मुख्य बात आप ये देख लीजिए, इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे पहले आ जाइए वैदिक गद्य साहित्य। क्या है, वैदिक गद्य साहित्य। देखो वैदिक गद्य साहित्य। अब वैदिक गद्य साहित्य में क्या लिखा हुआ है, यहां पर वारो संहिता हो, यानी कि वारो संहिता हो मतलब ऋक यजुष साम अथर्व चारों वेद ब्राह्मणों आरण्यकों उपनिषदों एवं षट वेदांगों में लिखा गया गद्य वैदिक गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य वैदिक गद्य साहित्य का मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर आपने ऋक यजुर साम यानी कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, चारों तो वेद हो गए, और ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, षट वेदांग हो गए, अगर इनमें लिखा हुआ जो साहित्य है वही साहित्य क्या कहलाता है, वैदिक गद्य साहित्य कहलाता है। तो यहाँ तक कोई संशय वाली बात नहीं है। अब आगे नंबर 2 पर बात करेंगे लौकिक गद्य साहित्य। देखो लौकिक गद्य साहित्य में क्या है, दूसरा नंबर आता है लौकिक गद्य साहित्य, लौकिक गद्य साहित्य। दूसरा नंबर है लौकिक गद्य साहित्य। इसमें क्या है,
वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत एवं 18 पुराणों से लेकर अब तक के रचित सभी काव्य में लिखा गया गद्य लौकिक गद्य साहित्य कहलाता है। देखो वहां पर तो ये बताया गया वैदिक गद्य साहित्य में क्या बताया गया, चारों वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यक में जिसमें भी लिखा गया साहित्य है वो सारा का सारा वैदिक साहित्य है। अब यहाँ पर लौकिक गद्य साहित्य में क्या बताया कि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और 18 पुराणों से लेकर के अब तक जो साहित्य लिखा गया, सभी काव्यों में लिखा गया जो गद्य साहित्य है वही लौकिक गद्य साहित्य कहलाता है। लौकिक गद्य साहित्य को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। लौकिक गद्य साहित्य को फिर हम कितने भागों में बांटते हैं, पुनः 3 भागों में हम लोग यहाँ पर बांटते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर, सबसे पहला आता है पौराणिक गद्य साहित्य। पुराणों में लिखा गया साहित्य। पौराणिक गद्य साहित्य में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में लिखा गया गद्य साहित्य ही पौराणिक गद्य साहित्य कहलाता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। 18 पुराणों में लिखा गया गद्य साहित्य जो है वो पौराणिक गद्य साहित्य कहलाता है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित। दूसरा यहाँ पर आता है, 3 भागों में बांटा है ना। फिर शास्त्रीय गद्य साहित्य, तो दार्शनिक ग्रंथों एवं व्याकरण ग्रंथों में लिखा गया गद्य साहित्य ही क्या कहलाता है, शास्त्रीय जो है गद्य साहित्य कहलाता है। तो यह भी याद हो जाएगा, दार्शनिक ग्रंथों एवं व्याकरण ग्रंथों में लिखा गया गद्य साहित्य ही क्या कहलाता है, दार्शनिक गद्य साहित्य या जो है शास्त्रीय गद्य साहित्य कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है साहित्यिक गद्य साहित्य। साहित्यिक गद्य साहित्य क्या कहलाता है, सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी, अंबिका दत्त व्यास और अन्य जो आधुनिक लेखकों के द्वारा जो लिखा गया गद्य साहित्य है वही साहित्य साहित्यिक गद्य साहित्य कहलाता है। और साहित्यिक गद्य साहित्य को भी हम लोग जो है 2 भागों में फिर बांट सकते हैं। तो साहित्यिक गद्य साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, उसको भी आप देख लीजिए। तो साहित्यिक गद्य साहित्य को भी फिर कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो यहाँ पर साहित्यिक गद्य साहित्य को भी हमने 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आता है हमारा आख्यायिका। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, आख्यायिका, यानी कि मौलिक, वास्तविक और ऐतिहासिक कथानक पर आधारित गद्य काव्य रचना। आख्यायिका क्या कहलाती है, आख्यायिका को क्या कहते हैं, जो मौलिक है, वास्तविक है, ऐतिहासिक है, कथानक, मौलिक, वास्तविक और ऐतिहासिक कथानक पर आधारित जो गद्य साहित्य है, आधारित जो गद्य साहित्य है वही आख्यायिका कहलाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कथा क्या है। कवि साहित्यिक गद्य साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आख्यायिका और एक है कथा। ठीक है, तो आख्यायिका मौलिक, वास्तविक और ऐतिहासिक कथानक पर आधारित गद्य साहित्य आख्यायिका कहलाएगा। और कथा, कथा जो भाग है साहित्यिक गद्य साहित्य का दूसरा भाग कथा है। कथा क्या होती है, कवि कल्पना पर आधारित गद्य काव्य रचना। कवि ने कोई भी कल्पना करी और उस पर आधारित कोई भी काव्य रचना वो कथा कहलाती है। जैसे आख्यायिकोपलम, आख्यायिको उपलब्धाचार्य प्रबंध कल्पना कथा, अर्थात ऐतिहासिक विषय पर आख्यायिका एवं पूर्णतः काल्पनिक विषय पर कथा आधारित होती है। ऐतिहासिक विषय पर अगर कल्पना करता है तो वो आख्यायिका कहलाती है, और काल्पनिक विषय पर कल्पना करता है तो वो कथा कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आख्यायिका व काल्पनिक, आख्यायिका व कथा में मुख्य अंतर क्या है, दिख रहा है आप लोगों को। आख्यायिका व कथा में मुख्य अंतर मैं यहां लिख देता हूं। आख्यायिका व कथा में मुख्य अंतर। आख्यायिका व कथा में मुख्य अंतर, तो सबसे पहले आख्यायिका और दूसरे नंबर पर कथा हम लोग लिखेंगे। तो आख्यायिका क्या होती है, आख्यायिका क्या होती है, यह ऐतिहासिक घटना पर निर्भर होती है आख्यायिका। इसी तरह से कथा क्या होती है, पहले नंबर यह कवि कल्पित होती है, लेकिन कुछ सारांश, कुछ सत्यांश भी इसमें हो सकता है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें वक्ता स्वयं नायक होता है। इसमें वक्ता स्वयं नायक भी हो सकता है अथवा अन्य कोई भी नायक हो सकता है।
आख्यायिका में तो जो है वक्ता ही नायक होता है, लेकिन इसमें कोई भी नायक हो सकता है। ठीक है, इसमें तीसरा अंतर क्या आता है? तीसरा अंतर आता है यहाँ पर, इसका विभाजन उच्चवासों यानी कि निश्वासों में होता है, यानी कि उच्चवासों या निश्वासों में होता है। इसमें उच्चवास जैसा कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर क्या है, इसमें गद्य के साथ साथ कुछ पद्य भी लिखे जा सकते हैं आख्यायिका में, लेकिन इसकी रचना केवल गद्य में ही होती है। कथा की रचना केवल किस में होती है? गद्य में ही होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये अंतर हो गया। इसके बाद में समास के आधार पर गद्य काव्य के भेद कितने होते हैं? समास के आधार पर गद्य काव्य के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। समास के आधार पर गद्य काव्य के कितने भेद हैं? 4 भेद माने गए हैं। एक तो होता है मुक्तक, एक होता है व्रतगंधी, एक होता है उत्कलिका प्राय और चूर्णक। ये याद रखना भाई, समास पर आधारित गद्य के कितने भेद होते हैं? गद्य काव्य के 4 भेद होते हैं। और गद्य काव्य के 4 भेद कौन कौन से हैं? मुक्तक, व्रतगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। अब यहाँ पर मुक्तक क्या होता है? सामासिक पदों से रहित गद्य ही क्या कहलाएगा? मुक्तक कहलाएगा। व्रतगंधी क्या होता है? गद्य में छंद के अंशों का समावेश हो जाना। याद रखना, समास के आधार पर गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और ये नाम याद रखना भाई, फिर कहना मत कि सर ये कहां से आ गया, ये बात ध्यान रखना। तो मुक्तक, मुक्तक क्या होता है? समास से रहित, समास जो सामासिक पदों से रहित जो गद्य है वही मुक्तक कहलाएगा। व्रतगंधी क्या होता है? गद्य में छंद के अंशों का समावेश करना ही, गद्य में छंद के अंशों का समावेश करना ही व्रतगंधी कहलाएगा। उत्कलिका प्राय क्या होता है? लंबे समासों से युक्त गद्य ही क्या कहलाएगा? उत्कलिका प्राय गद्य काव्य कहलाता है। चूर्णक क्या होता है? अल्प समासों से युक्त गद्य क्या कहलाएगा? चूर्णक कहलाएगा। तो ये 4 समास के आधार पर गद्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, याद रखना। मुक्तक, व्रतगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। मुक्तक किसे कहते हैं? व्रतगंधी किसे कहते हैं? उत्कलिका प्राय किसे कहते हैं? और चूर्णक किसे कहते हैं? मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख दिया। मुक्तक क्या होता है? सामासिक पदों से रहित जो गद्य होता है वो मुक्तक कहलाता है। व्रतगंधी क्या होता है? गद्य में छंदों के अंशों का समावेश होना व्रतगंधी कहलाता है। उत्कलिका प्राय क्या होता है? लंबे समासों से युक्त गद्य ही उत्कलिका प्राय कहलाता है। और चूर्णक क्या होता है? अल्प समासों से युक्त गद्य ही क्या कहलाता है? चूर्णक कहलाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। आगे बात आती है यहाँ पर, ये जैसे लिख करके इन्होंने बताया है कि आद्यम समास रहित व्रत भाग युक्तम प्रम अन्यद दीर्घ समास दे तुर्य चा चा च अल्प समास कम। यानी कि संस्कृत साहित्य की गद्य तरह इन्होंने क्या बताई है? ये जो मैंने ऊपर लिखा था ना आपके पिछले पेज पे जो आपको बताया था, वो सारे के सारे इस श्लोक से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो श्लोक समझ में नहीं आए तो वो अलग से मैंने वहां पर लिख दिया है कि आद्य समास रहित वृत्त भाग युक्तम परम अन्यद दीर्घ समास द्वय तोरे च अल्प समास कम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी कौन कौन सी है? संस्कृत साहित्य की, संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी, गद्य त्रयी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी कौन सी है? एक तो इसमें आता है सुबंधु, एक आता है बाणभट्ट और एक आता है दंडी। तो सुबद, इसका अगर ट्रिक में बात करें तो क्या बन जाएगी? सुबद, क्या बन जाएगी? सुबद। तो संस्कृत साहित्य के गद्य त्रयी में 3 लोग आते हैं और वो मुख्य हैं सुबद। सुबद मतलब सुबंधु। सुबंधु ने क्या लिखा? वासवदत्ता। बाणभट्ट ने क्या लिखा? कादम्बरी और हर्षचरितम लिखा। दंडी ने क्या लिखा? दस कुमार चरितम लिखा। तो संस्कृत साहित्य है उसमें गद्य त्रयी में सबसे मुख्य जो नाम आता है वो किसका आता है? सुबंधु का, बाणभट्ट का और दंडी का। तो सुबंधु ने वासवदत्ता को लिखा, बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरितम को लिखा, दंडी ने जो है दस कुमार चरितम को लिखा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। संस्कृत का आधुनिक बाणभट्ट या अभिनव बाणभट्ट पंडित अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। याद रखना, संस्कृत का आधुनिक बाणभट्ट या अभिनव बाणभट्ट किसको कहा जाता है?
पंडित अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आधार पर गद्य के भेद, पहले संस्कृत वाली बात हो गई, अब हिंदी साहित्य के आधार पर गद्य के भेद हम लोग करते थे। हिंदी साहित्य के आधार पर गद्य के भेद, हिंदी साहित्य में गद्य भेदों को विद्या के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में अब तक निम्नलिखित 17 विधाओं का विकास हुआ है। तो हिंदी साहित्य में गद्य के जो भेद हमने किया है उनको विधा के नाम से जाना जाता है, और 17 जो है विधाओं में इसका विकास हुआ है। अब 17 विधाओं में इसका विकास हुआ है, तो कौन कौन सी 17 विधाएं भैया यहाँ पर है वो देख लीजिए। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, फीचर, साक्षात्कार और अभिनंदन ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ, दोनों बात एक ही है। तो इस तरह से हम लोग जो है हिंदी में गद्य को अगर विभाजित करें तो उनको विधा कहते हैं, और विधाओं को 17 भागों में बांटा है। ये मैंने आपको 17 की 17 ही बता दी है। आगे बात करते हैं गद्य शिक्षण की विशिष्टता क्या है। भाई गद्य को ही क्यों पढ़ा जाए, उसकी विशिष्टता क्या है। तो गद्य शिक्षण की विशेषता क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए गद्य शिक्षण की विशिष्टता या गद्य शिक्षण की विशिष्टता क्या है। ज्ञान क्वेश्चन आता है बहुत सी बार, ठीक है ना। बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की विशेषता मानी गई है। ये वीआईपी लगा लो भैया यहाँ पर, ठीक है ना। गद्य शिक्षण की विशेषता क्या है, बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की क्या मानी जाती है, विशिष्टता मानी जाती है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं अब इसी क्रम में। देखो अब यहाँ पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के उद्देश्य में देखो, गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत अच्छी, मतलब एक एक चीज जो है ना बहुत तरीके से लिखी हुई चीजें हैं सारी की सारी, और आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। देखो गद्य शिक्षण के उद्देश्य, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ लिख भी देता हूं, चलो। गद्य शिक्षण के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहले है सामान्य उद्देश्य। अब गद्य शिक्षण को क्यों पढ़ें, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सामान्य गद्य शिक्षण के उद्देश्य देखो, सामान्य उद्देश्य देख रहे हैं तो गद्य शिक्षण में जो सामान्य उद्देश्य है उनको देखते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य क्या है गद्य शिक्षण के, बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना। मैंने आपको बताया विशिष्ट उद्देश्य भी यही है, बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराने के लिए गद्य में किया जाता है, पढ़ाया जाता है। दूसरा, बालकों को नवीन सूक्तियों या लोक सूक्तियों या मुहावरों का ज्ञान करवाने के लिए गद्य को पढ़ाया जाता है। नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना, सामान्य उद्देश्य क्या क्या है गद्य शिक्षण के। सामान्य उद्देश्य बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान कराना, बालकों को नवीन सूक्तियों, मुहावरों या लोकोक्तियों का ज्ञान कराना। आगे है तीसरे नंबर पर बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा क्या है, बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना। चौथा क्या है, बालकों को विराम चिन्हों एवं प्रयोगों का ज्ञान करवाना। पांचवा क्या है, कल्पना तर्क शक्ति को विकसित करना। छठा क्या है, छात्रों में संस्कृत हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और सातवां क्या है, गद्य में आए हुए नैतिक प्रसंगों के आधार पर छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, तो याद हो जाएगा सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना, नवीन सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का ज्ञान करवाना, शब्दकोश में वृद्धि करना, विराम चिन्हों में उनको प्रयोगों का ज्ञान करवाना, कल्पना तर्क शक्ति विकसित करना, संस्कृत और हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना भी एक सामान्य उद्देश्य में आता है गद्य शिक्षण के उद्देश्य में अगर हम बात करें तो। 8वें नंबर पर बात करते हैं छोटे छोटे वाक्यों में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। 9वें नंबर पर है नवीन साहित्य प्रवृत्तियों से परिचित करवाना। 10वें नंबर पर है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी साहित्य पठन के लिए प्रेरित करना। तो ये सामान्य उद्देश्य होते हैं गद्य शिक्षण, हिंदी गद्य शिक्षण में। अब विशिष्ट उद्देश्य में क्या आता है,
विशिष्ट उद्देश्य में सबसे मुख्य बात तो ये है भाई साहब, विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य। सबसे मुख्य बात क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में अगर बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, इनको भी देख लीजिए। इस उद्देश्य को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को भी दो भागों में पुनः विभक्त कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो भाग है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य में दो भागों में ज्ञानात्मक उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक तो है भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना और दूसरा है विषय वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना। दो भाग हैं इसके। तो भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना पहला है। इसके अंतर्गत उच्चारण, वर्तनी एवं अर्थ की दृष्टि से प्रकरण में आए हुए कठिन शब्दों को चुनकर अन्य उनके अर्थ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी कि भाषा तत्व कौन कौन से होते हैं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं सब वो भाषा तत्व ही गिने जाते हैं। और इनके क्या बोला इसने? उच्चारण, वर्तनी और अर्थ की दृष्टि से प्रकरण में आए हुए कठिन शब्दों को चुन करके उनके अर्थ, उनका अर्थ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि को जो है स्पष्ट किया जाता है। तो वही भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करने वाला उद्देश्य होता है। इसके बाद में इसी का दूसरा उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में दूसरा क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रकरण सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक अर्थात जिस किसी भी पक्ष से संबंधित होता है उसका ज्ञान करवाया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी गद्य में लिखी हुई रचना है या कुछ भी गद्य में लिखा हुआ है, वो सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, साहित्यिक है या फिर पौराणिक है या व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, कैसा है, इसका ज्ञान प्रदान करना ही जो है विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना वाला उद्देश्य कहलाता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये दोनों बातें आ जाती है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना और दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। यहां पर देखो, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर पर, विशिष्ट उद्देश्य में चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो विशिष्ट उद्देश्य है उसमें आता है अवबोधात्मक, अवबोधात्मक या अर्थग्राह्यात्मक उद्देश्य। अब ये क्या होता है? यह उद्देश्य अर्थ ग्रहण के दो कौशलों पर आधारित होता है। ये जो अवबोधात्मक जो उद्देश्य है ये दो बातों पर आधारित होता है। एक तो होता है सुनकर के अर्थ ग्रहण करना और एक होता है पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। सुनकर के अर्थ ग्रहण करेंगे तो श्रवण कौशल, पढ़कर के अर्थ ग्रहण करेंगे तो पठन कौशल होता है। अब यहाँ पर एक बात आप लगा लीजिए, नोट लगाकर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गद्य शिक्षण के समय अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन करके छात्रों से अनुकरण वाचन और मौन वाचन करवाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। सबसे मेन बात यह है कि अवबोधात्मक या अर्थग्राह्यात्मक जो उद्देश्य है वो दो भागों से या दो तरह से हमें प्राप्त होता है। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना और पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है कि गद्य शिक्षण के समय अगर अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन करके, अध्यापक क्या करता है? आदर्श वाचन करके छात्रों से अनुकरण वाचन करवाता है या फिर मौन वाचन करवाता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति वो कर लेता है। या तो वो मौन वाचन करवाता है या अनुकरण वाचन करवाता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति वो कर लेता है। इसके बाद में यहां पर आता है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। कौन सा है ये? अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें क्या आता है? अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य में यह उद्देश्य अभिव्यक्ति के निम्न दो कौशलों पर आधारित है। अब अभिव्यक्त करना, निम्न दो कौशल कौन कौन से हैं? बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना, वो वाचन या भाषण कौशल कहलाएगा। दूसरा है यहां पर लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना, वो लेखन कौशल कहलाएगा।
ठीक है, देखो अवबोधात्मक में तो क्या हुआ, वो पढ़ करके या लिख करके पढ़ करके बात कर रहा है वहां पर, तो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बोल करके और लिख करके बात कर रहा है, तो वो अभिव्यक्त हुआ। बोल करके बताएगा तो भी अभिव्यक्त करना हुआ, पढ़ करके या लिख करके बताएगा तो भी अभिव्यक्त करना हुआ। तो इस तरह से दो कौशलों पर आधारित होता है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें नोट लगाकर इन्होंने क्या बात कही है, तो ये भी सबसे मेन बात है जो आपको जाननी चाहिए। इसमें नोट लगाकर इन्होंने बात कही है, गद्य शिक्षण के समय अध्यापक के द्वारा प्रश्न उत्तर के माध्यम से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। बोध प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, अभ्यास कार्य, गृह कार्य इत्यादि के द्वारा भी इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो ये बात आप ढंग से याद रखिए, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य किससे पूर्ति हो जाती है, प्रश्न उत्तर से, मौखिक अभिव्यक्ति से, लिखित अभिव्यक्ति से, या फिर अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर बोध प्रश्न या विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों से, सौंदर्य अनुभूति प्रश्नों से, अभ्यास कार्य, गृह कार्य आदि से भी इस उद्देश्य की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगला आता है 4th नंबर पर विशिष्ट उद्देश्यों में, यहां पर चौथे नंबर पर आता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य जो होता है वो क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके एवं विविध विधियों या प्रविधियों का प्रयोग करके प्रकरण को रुचिकर बनाया जाता है। गद्य साहित्य के प्रति बालकों में रुचि उत्पन्न की जाती है। अभिरुच्यात्मक में क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों को प्रयोग किया जाता है या अनेक विधियों का प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और बालकों के लिए इसे रुचिकर बनाया जाता है, तो ये होता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसके बाद में 5वें नंबर पर अगर यहाँ पर बात की जा रही है विशिष्ट उद्देश्यों में, तो यह होता है अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, अब अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, पाठ में आए हुए सद्विचारों यानी कि अच्छे विचारों के प्रति छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। पाठ में जितने भी अच्छे विचार होते हैं उनके प्रति बालकों को जो है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित की जाती है, तो ये अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य में अंतर्गत आती है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे अब यहां पर 8वां हो गया, 9वें नंबर पर आता है, देखो कौशलात्मक उद्देश्य। ये हो गया हमारा 6ठे नंबर पर, कौशलात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य है ये, कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में 6ठे नंबर का उद्देश्य कौशलात्मक। प्रकरण पाठ से सीखी गई विषय वस्तु को, प्रकरण पाठ से सीखी गई विषय वस्तु का जीवन में सकारात्मक उपयोग करना इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई भी पाठ या कोई भी प्रकरण है, अगर उससे हमने किसी बात को सीखा है और उसे हमने जीवन में अपनाया है तो वो कहलाएगा हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, फिर इन्होंने नोट लगाकर यहाँ हमें एक अच्छी बात बताई है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लेना। नोट लगाकर इन्होंने क्या कहा है, उपर्युक्त सभी विशिष्ट उद्देश्यों का लेखन प्रकरण के अनुसार होता है। इनके सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को भी लिखा जाता है। प्रत्येक पाठ के अंत में उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों का लेखन जो है प्रकरण के अनुसार होता है और इनके सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को भी लिखा जाता है और प्रत्येक पाठ के अंत में उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये तो गद्य शिक्षण के बारे में एक भूमिका हुई भाई। ठीक है, तो अगले क्लास में अब हम लोग शुरू करेंगे गद्य शिक्षण की विधियां। क्या आएगा अगली क्लास में, गद्य शिक्षण की विधियों को हम लोग शुरू करने वाले हैं यहां से। ठीक है, तो गद्य शिक्षण की विधियां अगली क्लास में शुरू करेंगे। मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पर लिख भी देता हूं, गद्य शिक्षण की विधियां, गद्य शिक्षण की विधियां शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है,
तो प्राथमिक स्तर की जो विधियां हैं, माध्यमिक स्तर की विधियां हैं, उच्चतर स्तर की विधियां हैं, ये सभी विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो गद्य शिक्षण अगली क्लास में खत्म हो जाएगा आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।